का स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों हम लोग आज से काफ़ी दिन पहले क्या कर रहे थे, विजन आईएएस की मैगजीन कर रहे थे मंथली, और हमने उसको रोक दिया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ गया था। तो अभी मैं इसको फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ इस सीरीज़ को, और अब इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक का हम इसमें कंप्लीट करेंगे, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक का। तो अभी हम लोग यहाँ पे सितंबर 2025 का कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंट की मैगजीन है और पीछे की जो मैगजीन होंगी वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में कवर करते रहेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, इसका टॉपिक नंबर 1 जो कि राज्य व्यवस्था एवं शासन है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। इसमें पहला टॉपिक हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। मेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बने भी हैं। जैसे कि राजनीति का अपराधीकरण आपको देखने को मिलता है, न्यायिक लंबितता देखने को मिलती है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में बातचीत यहाँ पे की गई है, उसकी बात करेंगे। भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियाँ कैसे कैसे काम करती हैं इसके बारे में बात करेंगे। विशाखापत्तनम घोषणा पत्र के बारे में, और आप्रवास और विदेशी विषयक आदेश 2025 के बारे में बात करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, इनको हम फटाफट कवर करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो इस मैगजीन को अगर आप हाईलाइटेड चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है राजनीतिक अपराधीकरण की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण होता क्या है आखिर। तो यहाँ पे बात की गई है राजनीति एवं चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रवेश और भागीदारी। यानी कि जो भी चुनावी प्रक्रिया है या फिर जो भी राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें अगर क्या हो रहा है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति आ जा रहे हैं, प्रवेश हो जा रहा है या फिर वो उनकी भागीदारी है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं, राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। हुआ क्या कि अभी जो है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम से एक संस्था है, उसने रिपोर्ट जारी किया और कहा कि भारत में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है और राज्यों का जो मंत्रिमंडल है उनमें उनके जो मंत्री हैं उसके सहित क्या है, लगभग 47% मंत्रियों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करने की घोषणा की। यानी कि हमारे जो पूरे देश के मंत्री हैं, वो केंद्र स्तर पर हों या फिर राज्य स्तर पर हों, उनमें से 47% ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, आपराधिक मामले दर्ज होने की बात देखते हैं। इनमें से 27% मामले ऐसे हैं जो कि गंभीर हैं। यानी कि 47% जो मंत्री हैं वो क्या हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, और उनमें से भी जो 27% हैं वो गंभीर कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि होता क्या है, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा अगर राजनीतिक अपराधीकरण होता है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि लोगों की इससे क्या होता है, जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी लोकतंत्र है उसमें क्या होगा, लोकतंत्र में हमारा जो जन विश्वास है या फिर आम लोग हैं उनका कहीं ना कहीं भरोसा कम हो जाता है, विश्वास कम हो जाता है। इसके साथ ही कानून का जो उल्लंघन कर रहे हैं वही कहीं ना कहीं जाके फिर कानून का निर्माण करते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए कानूनों में हेरफेर करते रहते हैं। अनुचित चुनावी प्रक्रिया को इससे बढ़ावा मिलता है। यानी कि देखने को मिलता है कि आपराधिक उम्मीदवार जो है वो चुनावी प्रतिस्पर्धा को विकृत करते हैं, जिससे मतदाताओं के पास उपलब्ध विकल्प कम हो जाते क्योंकि फिर उसमें बाकी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। संस्थागत भ्रष्टाचार भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि प्रणालीगत और संस्थागत भ्रष्टाचार को इससे बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जो अपराधीकरण है राजनीति का, ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें कारण देखने को मिलता है कि राजनेता और अपराधी दोनों क्या करते हैं, गठजोड़ कर लेते हैं। अपराधी अपने बचाव के लिए या प्रतिरक्षा के लिए तथा वैधता प्राप्त करने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो राजनेता हैं और राजनीतिक दल हैं उन्हें अपने बाहुबल और वित्तीय शक्ति के लिए उपयोग करते हैं। यानी कि जो राजनेता हैं या फिर जो भी राजनीतिक पार्टी है वो क्या करती हैं, जो भी क्रिमिनल हैं उनका जो बाहुबल है, उनका जो भी वित्तीय शक्ति है उसका यूज करते हैं ये लोग, राजनेता और राजनीतिक पार्टियां। इसलिए एक दूसरे को दोनों प्रॉफिट पहुंचाते हैं और ये क्या करता है, एक दुष्चक्र बन जाता है
इसी वजह से ये देखने को मिलता है। इससे संबंधित 1993 में जो राजनीतिक अपराधीकरण है या फिर राजनेता आपराधिक गठजोड़ है, इससे रिलेटेड 1993 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था वोहरा समिति। आपको याद रखना है कि वोहरा समिति किससे रिलेटेड है, तो ये राजनीति का अपराधीकरण या फिर राजनीति में अपराधियों का जो भी हस्तक्षेप है उससे रिलेटेड है। इसने क्या किया था, भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में राजनेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों के गठजोड़ पर प्रकाश डाला था। ये बात याद रखनी है। आगे है कि आगे यही जो रिपोर्ट आई है, एडीआर की रिपोर्ट है, यही कहती है कि जो आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवार हैं उनकी सफलता दर ज्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि अगर आप आपका आपराधिक पृष्ठभूमि है तो आपकी सफलता दर कितनी है, 15.3% है। वहीं अगर आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, वो उम्मीदवार हैं, तो उनकी सफलता दर क्या है, बहुत कम, अर्थात केवल 4.4% देखने को मिलती है। यानी कि लगभग 3 से 4 गुना ऐसे सफलता ऐसे लोगों को मिल रही है जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि से देखने को मिलती है। तीसरा कारण देखने को मिलता है चुनावों की उच्च लागत। चुनाव अभियानों में के वित्त पोषण के लिए उम्मीदवार और दल अक्सर काले धन और माफिया से प्राप्त धन पर निर्भर रहते हैं, तो ये भी कारण है। धीमी न्याय व्यवस्था भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब धीमी न्याय व्यवस्था का इसमें क्या रीजन है देखते हैं। धीमी न्याय व्यवस्था जब होती है तो जो हमारे एमपी और एमएलए हैं इनकी क्या होगी, कम दोष सिद्धि दर तथा मुकदमों में विलंबन राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से नहीं रोकती। यानी कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो उनका अगर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उनके खिलाफ कम एमपी एमएलए हैं, उनकी दोष सिद्धि भी कम हो पाती है, जिसकी वजह से या फिर देर हो जाती है, जिसकी वजह से राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट दे देते हैं। एडीआर की रिपोर्ट जो 2024 की है, इसके अनुसार क्या है कि 2009 से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में 55% की वृद्धि हो गई है। लगभग समझ के चलो कि अगर पहले 100 होते थे तो अभी 155 होने लगे हैं। इसी में अगला कारण आपको देखने को मिलता है जो पहचान की राजनीति होती है, यानी कि जाति, धर्म, समुदाय, भाषा के आधार पर जो राजनीति होती है, अपराधी इन्हीं विभाजनों का क्या होता है, लाभ उठाते हैं और चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हैं। ये सारे कारण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण को कम करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला देखने को मिलता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो इसकी जो धारा 8 है, ये क्या कहती है कि अयोग्यता से रिलेटेड है। कह रहा है कि जघन्य अपराधों के लिए दोषी करार ठहराए गए या 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाता है धारा 8 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी के साथ इसी अधिनियम की धारा 11 जो है वो क्या कहती है, एक सेकेंड मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं क्योंकि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा अलग है। तो इसी अधिनियम की धारा 11 ये कहती है कि निर्वाचन आयोग को अयोग्यता की अवधि को घटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करती है। इस शक्ति का उपयोग सितंबर 2019 में प्रेम सिंह तमांग की अयोग्यता अवधि को कम करने के लिए किया गया था। तो इस तरह से बातें देख सकते हैं। धारा 8 इसकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। अभी कुछ हाल में कुछ पहल की गई, जैसे कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। उसमें क्या करना था कि अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन करना था। ठीक है, इसके द्वारा ये उपबंधित किया जा रहा था कि मंत्री है अगर कोई, तो उसको ऐसे अपराध के लिए अगर गिरफ्तार किया गया है और 30 दिनों के लिए रखा जाता है, जिसके लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा हो सकती है, तो उसे क्या होगा, मंत्री को उस पद से इस्तीफा देना होगा या फिर उसे पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह का प्रावधान लाया गया था। राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय भी हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या न्यायिक निर्णय यहाँ पे हैं। सबसे पहला मामला आता है 2002 में भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यही जो जिसने रिपोर्ट जारी की इसी से रिलेटेड। इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसको निर्देश दिया कि क्या करेगा, वह पहले उम्मीदवारों के से सभी पूर्व या लंबित आपराधिक
जो आरोप हैं उनको दोष सिद्धि और दी गई सजा की मात्रा का विवरण देने वाले हलफनामे प्राप्त करेगा। इसके बाद आता है 2013 में दूसरा मामला लिली थॉमस बनाम भारत संघ का मामला। इसमें क्या कहा गया कि दोषी ठहराए गए और 2 या अधिक वर्षों के कारावास की सजा पाने वाले या फिर वर्तमान विधायकों को तत्काल अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस तरह से देखा जा रहा। इसके बाद आता है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ 2019 मामला। इसमें क्या कहा गया कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड अपनी वेबसाइटों, सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाशित करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आगे की राह क्या है, आगे हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो अगर कोई भी झूठा हलफनामा देता है तो उसको क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहले उसको दंड बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर झूठा हलफनामा कोई दाखिल करता है तो सजा को बढ़ाकर क्या करना चाहिए, न्यूनतम 2 वर्ष की सजा या फिर 2 वर्ष का कारावास किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ किया जा सकता है। साथ ही अपराध को अयोग्यता का आधार भी बनाया जाना चाहिए कि अगर आपने झूठा हलफनामा दिया है तो आप अयोग्य हो जाते हैं। ऐसी जो है अनुशंसा की गई थी 244वें विधि आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से। इसके साथ ही क्या किया जा सकता है, निर्वाचन के लिए समर्पित पीठ रीज, अभी आपको कारण बताया कि जो भी चुनाव से संबंधित मुद्दे हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। तो क्या किया जा सकता है, उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं की दैनिक सुनवाई के लिए समर्पित चुनाव पीठों की स्थापना करनी चाहिए। इस तरह से किया जा सकता है। दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 11 जो है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। गंभीर अपराधों के लिए दोष सिद्धि को अयोग्यता की अवधि कम करने के निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाना चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। अगला है कि वित्तीय एवं पारदर्शिता संबंधी सुधार, यानी कि राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका मेंस का क्वेश्चन भी डाल दिया जाएगा, उसको आप लिखिएगा और मुझे पर्सनल भेज दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको चेक कर लूँ। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यायिक लंबितता, जुडिशली पेंडेंसी। अभी देखने को मिला है कि जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें लंबित मामलों की संख्या क्या हो गई है, बहुत ज्यादा, यानी कि 88,417 पहुंच गई है, जो कि अब तक का उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है। जिला न्यायालयों में लगभग 4.6 करोड़, वहीं उच्च न्यायालयों में 63 लाख मामले लंबित आपको देखने को मिल रहा है। किसके अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार ये डाटा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि मामलों के लंबित होने का आखिर रीजन क्या है, क्यों इतने मामले जो हैं जुडिशरी में हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे कारण देखने को मिलता है कि जो न्यायाधीश और जनसंख्या अनुपात है, यानी कि कितने न्यायाधीश पे कितनी जनसंख्या पे कितने न्यायाधीश होने चाहिए, यही संख्या कम देखने को मिलती है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश देखने को मिलते हैं, जबकि जो विधि आयोग की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रति 10 लाख लोगों पर लगभग 50 न्यायाधीश होना चाहिए, है और हैं कितने, 21, यानी कि आधे से भी कम आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही दूसरा कारण इसमें देखने को मिलता है जो एडीआर है, यानी कि वैकल्पिक विवाद समाधान है, उसकी अप्रभावशीलता देखने को मिलती है। जैसे कि ग्राम न्यायालय है, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे दावों को निपटाने और मुख्य न्यायपालिका के कार्यभार को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन क्या है, अधिकांश राज्यों में ग्राम न्यायालय प्रभावी रूप से काम ही नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक अक्षमताएं, यानी कि भारत में न्यायिक विलंब कई कारणों से बार बार होता है, जैसे कि बार बार अपील कर दी जाती है और बार बार स्थगन कर दिया जाता है, झूठी मुकदमेबाजी होती है, अस्पष्ट कानून होते हैं, कमजोर अनुपालन होता है तथा खराब केस प्रबंधन, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। आगे है कि प्रायः समान प्रकृति वाले मामलों का व्यवस्थित समूहीकरण या तात्कालिकता के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता है, यानी कि जो भी एक टाइप के मामले हैं सभी को एक साथ सुनवाई होनी चाहिए, उनका समूहीकरण होना चाहिए, जिसके कारण अच्छे से फैसला हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिस कारण दक्षता में कमी आती है।
अगला है न्यायिक अवसंरचना और तकनीकी कमियां। सहायक कर्मचारियों की बहुत ही संख्या कम है, ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी, टेक्नोलॉजी में बहुत धीमा परिवर्तन हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वित्तीय बाधा देखने को मिलती हैं, जो वित्तीय बाधाएं भी देखने को मिलती हैं। जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें हम जीडीपी का 2%, जबकि न्यायिक जो न्यायपालिका है उस पर केवल 0.1% ही हम लोग इसका व्यय करते हैं। सरकार एक प्रमुख वादी के रूप में कुल मामलों का जो 50% है उसका जो है सरकारी एजेंसियों के खिलाफ है, यानी कि 100 मामले हैं तो उसमें 50% केवल सरकारी एजेंसियां हैं, उन्हीं के खिलाफ मामले देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, अगर न्यायिक लंबितता होती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारी व्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मूल अधिकारों का उल्लंघन इससे होता है, क्योंकि हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में एक मामला था, तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि त्वरित न्याय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका अभिन्न अंग देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर हमको देरी से न्याय मिलता है तो वो हमारे कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का हनन है। आपको याद रखना है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि जो त्वरित न्याय पाने का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के तहत अभिन्न अंग है। तो हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा प्रभाव, सामाजिक निहितार्थ भी इसके कुछ देखने को मिलते हैं। कानून के शासन का कमजोर होना इससे दिखाई देता है। गरीबों पर असमान इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में लगभग 76% विचाराधीन कैदी बिना दोष सिद्धि के जेल में बंद हैं, जिस कारण गरीबी भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। अगर गरीब व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई फ्रॉड कानून है, कोई गलत केस चल रहा है और वो लंबे समय तक जेल में बंद है, तो उसके कारण जो है और भी असमान इसके प्रभाव पड़ते हैं। आगे है आर्थिक निहितार्थ। आर्थिक क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके, मुकदमेबाजी की बढ़ी हुई लागत, यानी कि जितना ज्यादा विलंब होगा उतनी ज्यादा लागत लगती जाएगी, क्योंकि पक्षकारों को बार बार होने वाली सुनवाई में स्थगन में वकीलों को फीस बारी बारी से चुकानी पड़ती है। रुके हुए परियोजनाएं, अगर भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण स्वीकृति के मामले हैं तो अवसंरचना के विकास में बाधा मिलती है। विश्वास में कमी, लोगों को जो है न्याय देरी से मिलता है तो कहीं ना कहीं उनका न्यायपालिका में जो विश्वास है वो कम होता है। आपको भी पता होगा कि अगर आप किसी छोटे मामले के लिए आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी आप न्यायपालिका को इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे जाना पैसों की बर्बादी और समय की बर्बादी दोनों ही लाएगा। न्याय में देरी इतनी व्यवस्थित हो गई है कि एक नए बचाव के रूप में इसको देखा जा सकता है, यानी कि आप अगर किसी चीज से बचना है तो आप सीधा उसको कोर्ट चले जाइए और आपको लंबे समय तक उससे बचता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक न्याय में देरी होती है। ठीक है, ये बात भी आपको देखने को मिलेगी। आगे है मुकदमों के लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सरकार की योजनाएं चल रही हैं, क्या पहले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि न्याय वितरण और विधिक सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन लाया गया था 2011 में। इसमें क्या क्या करना था कि लंबित मामलों और विलंब को कम करना था, न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना था और प्रक्रिया जो है उसको सुधार करना था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना, CSS यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसमें क्या होगा, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना, न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के लिए आवासीय इकाइयां, वकील सभागार, इन सभी चीजों का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, इसको आप याद रखेंगे, जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये है ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना। ठीक है, जो ई कोर्ट है इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है इसके कई चरण हैं, तीसरा चरण, पहला, दूसरा, तीसरा। न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जो न्यायाधीशों के लिए जस्ट इज ऐप का प्रयोग किया जाना, ये सारी चीजें। ठीक है,
इसके बाद है वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया गया, या फिर कह दीजिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के अंतर्गत हमने क्या किया, वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया, जिससे क्या हो, जो वाणिज्यिक मामले हैं उनका त्वरित निपटान हो सके, आर्थिक क्षेत्राधिकार में कमी हो सके, जो भी बाकी के न्यायालय हैं उनको, और इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन प्रणाली लागू किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमने एनआईए के लिए कोर्ट बनाया है, पॉक्सो के लिए कोर्ट बनाया है, इस तरह से, ठीक है। वैकल्पिक विवाद समाधान बनाए गए हैं, ठीक है, इनको भी बनाया गया है इस तरह से, जैसे कि लोक अदालत हो गई, निपटारा हो गया, मध्यस्थ हो गया, पंच निर्णय आदि के माध्यम से बोझ कम करना, ये सारी भी पहले आपको सरकार की देखने को मिलती है। अब आगे की राह क्या है देखते हैं। एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है, यानी कि भारतीय न्यायालयों हेतु कार्यात्मक अवसंरचना की योजना बनाने, निर्माण, प्रबंधन और रख रखाव के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण NJIA, ठीक है, यानी कि नेशनल जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी का निर्माण किया जाना चाहिए। इसका क्या होगा, NJIA की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति NV रमन्ना द्वारा इसका 2021 में प्रस्तुत किया गया था। मामलों के प्रबंधन में AI की क्षमता का भी प्रयोग किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, जैसे कि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 128 और 224A के अंतर्गत हम लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अपनी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करते हैं केस को देखने के लिए। इसके साथ ही और क्या कर सकते हैं, लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं, स्थगन को नियंत्रित कर सकते हैं, मुकदमेबाजी प्रथाओं में सुधार किया जा सकता है। कैसे, स्पष्ट कानून का मसौदा ये बनाया जाना चाहिए, ठीक है, सरकारी मुकदमों को कम किया जाना चाहिए, समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ साथ निरर्थक मामलों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ADR को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। 2 टॉपिक आपके हो चुके हैं, काफी डिटेल में टॉपिक है। एक टॉपिक और का भी डिटेल में है, उसको हम लोग डिटेल में करेंगे क्योंकि ये मेंस के टॉपिक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा मेंस से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन। इसके बारे में यहाँ पे अभी इसका जो गठन हुआ था 2019 में, 2020 में ये कार्यरत है। इसका जो गठन हुआ था वो 2019 के अधिनियम के माध्यम से हुआ था। इसके 5 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय आपको देखने को मिलेगा और 25 सितंबर 2020 से ये प्रभावी देखने को मिल रहा है। इसका जो गठन किया गया था ये क्या है, भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर इसको गठित किया गया था। और इसके साथ ही क्या किया गया था, जो भारतीय चिकित्सा परिषद है इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है उसको क्या किया गया था, भंग कर दिया गया था, ठीक है। बात करते हैं इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके 4 स्वायत्त बोर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड यानी कि UG और PG के लिए, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड यानी कि UG PG के लिए, चिकित्सा से रिलेटेड जो भी मूल्यांकन और रेटिंग है उससे, और साथ ही साथ एथिक्स एवं मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ये 4 इसकी स्वायत्त संस्थाएं देखने को मिलती हैं। बात करते हैं ये जो NMC है, नेशनल मेडिकल कमेटी या फिर कमीशन, ठीक है, कमीशन, सॉरी, इसका काम क्या है। तो इसका सबसे पहले काम है, जैसे कि अभी हमने बोर्ड बताया, इसके जो अलग अलग बोर्ड है, एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तो ये क्या करेगा, नीति और मानक से रिलेटेड काम करेगा। चिकित्सा शिक्षा में उच्च मानकों को बनाए रखना, संस्थानों को, अनुसंधानों और पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्धारण करना, स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करना, समन्वय करना, आपस में बहुत सारे जो बोर्ड हैं, परिषद हैं, उनको सुचारू रूप से संचालन करना, निरीक्षण करना, जो भी चीजें उनका नैतिकता, पेशेवर आचरण बनाए रखना, ये सारे काम कौन करता है,
मेडिकल फील्ड में तो यही करेगा NMC। अब बात करते हैं इसके साथ कुछ समस्याएं हैं। अच्छा, लाइसेंसिंग भी यही करेगा। शुल्क विनियमन यानी कि जो निजी कॉलेज हैं या फिर डीम्ड कॉलेज हैं उनमें 50% सीटों के लिए शुल्क नियंत्रित करता है NMC, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके समक्ष कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। शासन संबंधी अंतर देखने को मिलता है इसमें, यानी कि डॉक्टरों का प्रभुत्व वाला निकाय होने के कारण जवाबदेही इसकी सीमित हो जाती है। इसमें जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सामाजिक विशेष वैज्ञानिकों या नागरिक प्रतिनिधियों की भागीदारी का अभाव देखने को मिलता है। NMC केवल पंजीकृत चिकित्सकों को ही अपील करने की अनुमति देता है, ठीक है, जिसके कारण कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध न होने के बावजूद मरीजों की शिकायतों को व्यवस्थित रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, ठीक है। शुल्क विनियमन के बारे में बात किया जाता है, यह केवल 50% जो है निजी सीट हैं उन्हीं का जो शुल्क है उसको नियंत्रित करता है, जिसके कारण बची हुई 50% की जो सीटें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती हैं और गरीब छात्रों के लिए वो कहीं ना कहीं फिर काफ़ी मुश्किलें होती हैं, ठीक है। नैतिकता निरीक्षण की बात करें तो कदाचार के मामलों में न्यायिक विशेषज्ञता या किसी निश्चित समय सीमा के बिना निपटाया जाता है, जिससे निष्पक्षता को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर की बात किया जाए, NMR की बात किया जाए तो NMR जो राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर है इसमें चिकित्सकों की योग्यताओं को अद्यतन और सत्यापन करने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, जिसके कारण अयोग्य व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा पद्धति अपनाने की आशंका बनी रहती है। ये भी आप सारी चीजें प्रॉब्लम्स देखते हैं, धीरे धीरे ये सारी चीजें हो गई। अब आपके बड़े जो टॉपिक थे वो कवर हो चुके हैं। ऊपर के जो 2 टॉपिक थे मैंने बताए थे वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उनको तैयार कर लीजिएगा मेंस के लिए, ठीक है। और ये जो आपका 3rd टॉपिक है इसको मेंस के लिए अगर आप नहीं भी देखते हैं लेकिन प्रीलिम्स के लिए देखते हैं कि इसका काम क्या है, इसका गठन कौन है, इसमें मेंबर्स कौन होते हैं, किस अधिनियम के तहत इसका गठन हो, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनके बारे में। यहाँ पे बात की गई है फ्रांस और भारत की जो राजनीतिक प्रणालियां हैं इनमें क्या किया गया है, तुलना की गई। क्यों की गई, क्यों भाई अचानक से सपना आ गया क्या, तो नहीं, भारत के अभी जो फ्रांस की संसद थी उसने क्या किया, जो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं और वहां की जो सरकार है उनको हटाने के लिए मतदान किया था, जिसके कारण वहां पे राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली थी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या समानताएं हैं भारत और फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में। तो यहाँ पे समानताएं ये हैं कि निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षों वाली गणतंत्रात्मक प्रणाली दोनों देशों में देखने को मिलेगी, यानी कि फ्रांस में भी आप रिपब्लिक देखने को मिलेंगे और भारत में भी आपको रिपब्लिक देखने को मिलता है। दोनों जगह पे द्विसदनीय विधायिकाएं देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित सभी देखने को मिलेंगी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि भिन्नताएं क्या हैं। तो एक तरफ भारत है और एक तरफ फ्रांस है। चलिए फटाफट इसको देखते हैं। संवैधानिक मॉडल की बात करते हैं तो भारत का जो संवैधानिक मॉडल है ये संसदीय गणतंत्र आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक एकल कार्यपालिका जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है तथा राष्ट्रपति केवल औपचारिक भूमिका निभाता है। फ्रांस क्या है, वो अर्ध राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली को अपनाता है, जिसमें 2 कार्यपालिका होती हैं, राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री। होती अपने यहाँ भी हैं लेकिन दोनों, एक वास्तविक होती है और एक नाममात्र। वहां पे दोनों वास्तविक, दोनों के पास वास्तविक शक्तियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की। तो भारत में एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राष्ट्रपति का। वहीं फ्रांस में जो है इसका जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, डायरेक्ट जो है इसका प्रत्यक्ष चुनाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री को हटाना या चयन करना, प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा द्वारा किया जाता है और उसे लोकसभा पर विश्वास बनाए रखना होता है भारत में। वहीं फ्रांस में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन उसे नेशनल असेंबली का विश्वास बनाए रखना होता है। संघीय ढांचा की बात करेंगे तो भारत जो है अर्ध संघीय ढांचा, वहीं फ्रांस आपको देखने को मिलेगा एकात्मक शासन देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं पंथ निरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण। दोनों जगह पंथ निरपेक्षता आपको देखने को मिलती है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में आपको कहीं ना कहीं भिन्नता देखने को मिलती है। भारत का जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है, यानी कि राज्य जो है
वो हमारे धर्म से, रिलीजन से क्या है, सेपरेट रहेगा, तटस्थ रहेगा, लेकिन सुधार के लिए हस्तक्षेप करेगा, जैसे अस्पृश्यता को समाप्त करना। वहीं फ्रांस में लेसिटे का सख्ती से पालन किया जाता है, जो धर्म और राज्य को पूरी तरह अलग बनाए रखता है। धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी है। ठीक है, तो ये हो गई बातें। अब बात करते हैं आगे की। तो ये भी हो गया टॉपिक आपका। अगला है विशाखापत्तनम घोषणा पत्र के बारे में। ठीक है, तो अभी 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो है किया गया, इसको अपनाया गया। इस अभी जो है क्या हुआ, 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो हुआ उसमें क्या किया गया, विशाखापट्टनम घोषणा पत्र को जो है अपनाया गया। ठीक है, सरकारी तंत्र द्वारा इसमें क्या किया गया है, सरकारी तंत्र द्वारा मिलकर कार्य करने की मांग की गई है ताकि सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल कौशल के साथ मजबूत किया जा सके और डेटा आधारित प्रणाली का तेजी से विकास किया जा सके। ठीक है, तो विशाखापट्टनम घोषणा पत्र आपको याद रखना है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी। बात करते हैं इसमें प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या है। तो जो विशाखापट्टनम दृष्टिकोण है या फिर विशाखापट्टनम घोषणा पत्र है, इसमें क्या क्या दृष्टिकोण है, क्या क्या प्रस्ताव है, देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसमें क्या किया जाएगा, समावेशी, नागरिक केंद्रित और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जिसमें न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन पर बल दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी आधारित शासन जैसे AI, ML, ब्लॉकचेन, GIS, IoT और डेटा एनालिटिक्स को अपनाकर बहुभाषी, वास्तविक समय आधारित एवं क्षेत्र विशिष्ट नागरिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे कि डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजी यात्रा, इस तरह से जो भी है वो सफल मॉडल का विस्तार किया जाएगा जो भी स्टेट लेवल पे है, जैसे कि संपदा योजना है, संपदा 2.0 है मध्य प्रदेश की, ई खाता है बेंगलुरु के रोहिणी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो, इन सबको क्या किया जाएगा, राष्ट्रव्यापी इसका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, जमीनी स्तर और समावेशी विकास के लिए भी यहाँ पे बात किया गया है। समावेशी जो है इसका क्या किया जाएगा, जमीनी स्तर और समावेशी विकास के बारे में पहला है कि भौगोलिक पहुंच इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट ढांचे के तहत कनेक्टिविटी की समस्या वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व और लद्दाख तक पहुंच बढ़ाया जाएगा। सफल पंचायत डिजिटल मॉडल्स का पूरे देश में विस्तार, महिलाओं, युवाओं आदि को लक्षित कर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण जैसे जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सुरक्षा तथा AI आधारित निगरानी जैसी तकनीकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को जैसे परिवहन, रक्षा, नागरिक सेवा आदि में लागू किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको देखना है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो हमारा विशाखापट्टनम घोषणा पत्र है ये किससे रिलेटेड है। अभी एक संबंधित घटना है इसी तरह से, अल्बानिया में क्या किया गया था, दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त किया गया है। AI जनित ये चैटबॉट है जिसका नाम डायला रखा गया है। यह सभी क्या करेगा, सभी सरकारी परियोजनाओं में सार्वजनिक डेटा टेंडर का प्रबंधन और आवंटन करेगा। इसका जो उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता को बढ़ावा और भ्रष्टाचार को कम करना। तो ये हो गया। आज का लास्ट टॉपिक है, पॉलिटी का लास्ट टॉपिक है आप्रवास और विदेशी विषयक उन्मुक्ति आदेश 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जेम्पशन ऑर्डर 2025। ठीक है, तो अभी इसको लाया गया है इसको। ठीक है, देखते हैं इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है ये किससे रिलेटेड है, ये इमिग्रेशन इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान है कि निम्नलिखित को पासपोर्ट या वीजा से उन्मुक्ति या फिर छूट प्रदान की गई है। ठीक है, ड्यूटी पर तैनात अगर कोई भारतीय सशस्त्र बल है उसको, निर्धारित सीमाओं पर भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक को, वैध पंजीकरण और विशेष परमिट धारक तिब्बतियों को। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 21 दिसंबर 2024 तक भारत में आए निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी और ईसाई, भले ही उनके पास वैध दस्तावेज न हो, उनको पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी 2015 से
तक क्या किया है, शरण ले लिया है। वीजा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर भी लागू होगी। राजनयिक है, कोई आधिकारिक पासपोर्ट धारक विदेशी नागरिक पर इन पे लागू होगी। वीजा ऑन अराइवल के लिए पात्र, तो इन सभी को क्या होगा, पासपोर्ट और वीजा संबंधी छूट दी जाएगी और ये भारत में आसानी से आ सकेंगे। तो ये थे आपके पॉलिटी के टॉपिक, कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है कि पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। आपको इसके अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो अभी नहीं, आपको कुछ दिन में इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, बट वो टेलीग्राम पे मिलेंगे, आपको वहाँ ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।